क्लियर है। हम लोग नेहरू में थे। नोट करेंगे सामाजिक विचार। नेहरू के सामाजिक विचार। लिखोगे वैज्ञानिक मनोवृत्ति और दूसरे साइड में लिख लोगे वैज्ञानिक मानववाद। कौन से दो शब्दों को लिखा है? यह एक ऐसा शब्द है मीन्स में हर एक वर्ष किस शब्द को लिखोगे? भारतीय संविधान में कहां ये शब्द आया है? मौलिक अधिकार में आया है कि नीति निर्देशक तत्व में आया है? नीति निर्देशक कहां आया है? मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही, याद है। वेरी गुड। मौलिक कर्तव्य में एक यह भी है हो सकता है आगे इस पे सीधा सीधा निबंध पूछ ले। किस शब्द पे? बहुत पहले इस पे निबंध आ चुका है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे। और कोई भी यदि आप सामाजिक समस्या लिख रहे हो, कोई भी, फिर से बोलो क्या लिख रहे हो, और पूछे कि निदान क्या है, तो एक निदान आप हमेशा दिखाओ। इस समस्या के निदान के लिए कौन सी समस्या? कौन सी समस्या? जो भी समस्या पूछ ले, इस समस्या के निदान के लिए हमें लोगों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना। कोई भी समस्या हो उसका एक निदान ये अवश्य बनता है। कौन सा निदान? ध्यान रखना, इसका मतलब हर एक साल लिखना है। कोई ना कोई सामाजिक समस्या आएगी ही आएगी। पढ़ना है ना, सोशल इश्यूज पढ़ना है ना, उसका समाधान कैसे करोगे? एक तरीका कौन सा? हर एक वर्ष लिखना है। कुछ ऐसे शब्दों को अपने पास संग्रहित कर लो जिसको जब भी मेंस लिखने जाते हो आपको लिखना ही है। कोई भी अगर समस्यागत निबंध हो उसमें ये शब्द आता है, या वैसे भी आप फ्रिक्वेंटली इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छा शब्द है। कौन सा? इसकी क्या क्या खासियत है नोट कर लो। नेहरू वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रबल समर्थक थे। कौन? नेहरू। क्या क्या खासियत है? खुला मन, ओपन माइंडेडनेस, खुला मन, खुला दिल नहीं, खुला मन। कई लोग खुला मन, अब कहने का मतलब है अब लकीर के फकीर मत बनो। ऐसा नहीं कुछ आप मानते हो और साक्ष्य मिलता है तो बदल देंगे, ये स्वर्णो। तो खुला मन रखेंगे। क्लियर। दूसरा, तार्किक संदेह, लॉजिकल डाउट। कौन सा डाउट? तार्किक संदेह। संदेह दो टाइप का होता है, एक साइकोलॉजिकल डाउट होता है कौन सा डाउट? और दूसरा कौन सा डाउट? दूसरा कौन सा डाउट? लॉजिकल डाउट है। एक जो डाउट होता है, जो संदेह होता है, जो बिना किसी आधार के करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शक्की हो गया है। आप किसी के साथ रहते हो और आप किसी से फोन पे गप कर रहे हो, सामने वाले को लगेगा मेरे अंदर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है ये। आप कहीं मिलने के लिए चले गए, सोचेगा कि प्लान कर रहा है मुझे मारने के लिए। वो कौन सा डाउट है? साइकोलॉजिकल डाउट है। कौन सा? ये बहुत खतरनाक टाइप का डाउट है। कौन सा डाउट? यहाँ कौन सा डाउट? बोलो कौन सा डाउट? लॉजिकल डाउट। हम लोग जीवन में खूब करते हैं। जैसे एक घड़ा भी खरीदना हो, अभी गर्मी का मौसम है, तो जाते हैं तो घड़े को उठाने के बाद कहाँ से शुरुआत करते हैं? अरे बोलो कहाँ से शुरुआत करते हैं? दो बार उसे ठोकेंगे,
पलट के इधर उधर घुमा के देखेंगे कहाँ से शुरुआत हो रही है। एक ही बार खरीद लेते हो क्या? पहले क्या करते हो? डाउट करते हो, क्लियर हुआ तुरंत परचेज कर लेते हो। तो बोलो यस और नो। तो संदेह अपने आप में बुरी चीज नहीं है, मगर डाउट होना कैसा चाहिए? बोलने में दिक्कत है। यहाँ कौन सा डाउट लिखे हो? तार्किक संदेह लिखे हो ना। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का लक्षण है। हम ऐसे नहीं किसी चीज को मान के चल देंगे, डाउट करेंगे, लॉजिकली डाउट करेंगे, साइकोलॉजिकली नहीं। ध्यान रखना, वो खतरनाक है, बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है। कौन सा? ज्यादातर लोगों के साथ यही जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? खुला मन, नोट करोगे। विनम्रता, विनम्र रहोगे। नवाचार, दूरदर्शिता, नवीन तथ्यों को ग्रहण करने की तत्परता, नवीन तथ्यों को ग्रहण करने की तत्परता। ये सारे फीचर्स है, विशेषताएं हैं किसकी? अगर किसी का साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो वो खुले दिमाग से काम करेगा, लॉजिकली काम करेगा, लॉजिकल डाउट रखेगा, ये सौनो विनम्र भी रहेगा, नई नई चीजों को, वो लकीर का फकीर नहीं रहेगा। अगर साक्ष्य मिल रहा है तो अपनी पुरानी बातों को बदल देगा। मान लो आज आप कुछ चीज मान रहे हो और फिर भी साक्ष्य कुछ मिल रहा है, तो हम अपनी पुरानी चीज को क्या करेंगे? तो हम कहेंगे इसके अंदर कौन सी मनोवृत्ति है। जो आदमी लकीर का फकीर हो जाता है, कुछ चीज वो जानता है, साक्ष्य दिखाने पर भी कहता है कि जो मैं मानता हूं वही सही है। ये सोनो, साक्ष्य मिल जाएंगे, तथ्य दिखा दो, फिर भी कहेगा यही सही है। धार्मिक संदर्भ में बेसिकली धार्मिक मनोवृत्ति काम करती है। बोलो, इतना आस्था और विश्वास है कि तथ्य मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, कुछ बता भी दिया जाए लॉजिकली, फिर भी आदमी बदलता नहीं है। बोलो, कहेगा कि नहीं, मेरे धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, यही बात सही है। मतलब बदलने के लिए तत्पर। वो कौन सी मनोवृत्ति है? वो कौन सी मनोवृत्ति है? और नेहरू कौन सी मनोवृत्ति की बात करते हैं? वैज्ञानिक मनोवृत्ति। हम मानेंगे उसी को जिसका तथ्य और साक्ष्य मिल जाए। ये बेहतरीन शब्द है। कौन सा शब्द? ये ध्यान देना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी साइंटिस्ट को ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा साइंटिस्ट हो और उसकी मनोवृत्ति धार्मिक हो, ये सौड़ों। और हो सकता है कोई किसान जिसकी मनोवृत्ति क्या हो? वैज्ञानिक हो। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट साइंटिस्ट की बपौती नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो खुले दिमाग से काम करता है, तर्क वितर्क करके काम करता है, हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा टेम्परामेंट है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। निबंध बन सकता है, और जब भी कोई समस्यागत निबंध आ जाए, समस्या आधारित निबंध, या जहां पे सोशल इश्यूज टाइप की, वहां समाधान में जरूरी शब्द का प्रयोग करो। कौन सा शब्द? ये आपकी भाषा में होना चाहिए। ये इस शब्द का प्रयोग तभी कर सकते हो जब इसका ठीक से मीनिंग याद हो। नहीं तो आप 10 पेज लिख दोगे, 50 पेज लिख दोगे, शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। तो अच्छे अच्छे शब्दों का अपनी भाषा में लाने का प्रयास करो, उनको इकट्ठा करो, तो आपकी भाषा समृद्ध हो जाएगी, लेखन पे अच्छा सा असर जाएगा। और टीचर पढ़ रहा है, आपने अंडरलाइन करके दिखा रखा है, कौन सा? ये केवल अपने आप में एक शब्द मात्र नहीं है। ये शब्द का प्रयोग करने के लिए आप 5-7 चीजें और जानते हो, तब जाके किस शब्द का प्रयोग करोगे। ये अपने आप में एक विचार हो गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट। कई सारे शब्द केवल अपने तक सीमित रहते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ और चीजों की जानकारी का होना, तब जाके शब्द का प्रयोग करो। जैसे चेतना जागृत, ऐसे प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। जब तक उसकी सारी चीजें पता नहीं हो, शब्द का प्रयोग संभव ही नहीं होगा। बहुत लोगों के भाषा में ये शब्द है ही नहीं अच्छे, कुछ खास टाइप के शब्द हैं, बार बार वही प्रयोग होते रहते हैं।
घूम फिर के फिर आ जाता है उसी शब्द पे। स्टॉक कम है, अपना स्टॉक क्या करो। अच्छा शब्द है, कौन सा शब्द? नीचे लिख लोगे, इसी में ही लिख लो, अन्य पक्ष इसी में लिख लो। नेहरू विज्ञान के मानवीय सरोकार पर बल देते हैं। नेहरू विज्ञान के मानवीय सरोकार पर बल देते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक समस्याओं के निदान में, उनका मानना है कि सामाजिक समस्याओं के निदान में वैज्ञानिक मनोवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक शोध संसाधनों की स्थापना की, आईआईटी की स्थापना की, ये सब भी इसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। एक संदर्भ में बोल सकते हो। क्लियर? सामाजिक समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? साइंटिफिक टेम्परामेंट की, इसका होना आवश्यक है। बहुत सारे लोगों में धार्मिक मनोवृत्ति है, कर्मकांड प्रधान मनोवृत्ति है, जबकि इस मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना। वैज्ञानिक मनोवृत्ति की विनम्रता विशेषता कैसे है? अरे अगर आप विनम्र नहीं हो तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? संदर्भ आता है क्या है? कठोर। आपको विनम्र होना चाहिए। अगर तथ्य और साक्ष्य मिल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो जानता हूं वही एकमात्र सही है। इसका मतलब आपके अंदर विनम्रता। अच्छी चीजें आ रही हैं तो आने दो, ये सुनो। और लगता है कि पुरानी चीजें बदलने जरूरी हैं तो बदल देंगे। ये कब संभव है? जब आपके अंदर क्या हो? विनम्रता हो। ये सुनो, कई लोग थोड़ा सा जानते हैं और जिद में कि मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं। बोलो, इसका मतलब उनके अंदर विनम्रता कमी है। नहीं जानते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि इस पक्ष की जानकारी नहीं है। बोलो, कई लोग झूठ बोलने पे उतर जाते हैं, दर्शाते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और अभी याद नहीं आ रहा है। विनम्रता की कमी को दर्शाता है। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट। गुरुजी जय हिंद। प्रस्तावना और निष्कर्ष में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात है, मध्य भाग पूरा लिखते रहो। प्रस्तावना और निष्कर्ष तो थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। क्लियर है? मतलब लिख रहा है ऐसा कि मध्य भाग में मैं पूरा लिख लेता हूं। दिक्कत कहां हो रही है? निष्कर्ष में। माहौल बनाने वाला सवाल है। ऐसे आसपास को लगेगा कि नहीं इसकी तैयारी बड़ी, और सब तो लिख लेता है। प्रस्तावना के लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सर, ईश्वर को लेकर बहुत सी अवधारणाएं हैं। क्या सच में ईश्वर है? कि आप क्या मानते हैं? ये बड़ी लंबी विवेचना है। क्या सच में ईश्वर है? तो ध्यान देना, ईश्वर को लेकर बहुत सारी अवधारणा, ये फैक्ट है। कोई कहता है एक है, कोई कहता है अनेक है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है। इसीलिए गांधी जी ने शुरू में कहा था, गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर क्या है? सत्य है। बाद में गांधी ने अपने बात को बदल दिया। बदल के क्या कहा? सत्य ही। क्यों बदल दिया? इसका जवाब मैं इसके साथ ही दे रहा हूं। गांधी ने इसलिए बोल दिया, ईश्वर को लेकर भिन्नताएं हैं। क्या हैं? कोई कहता है एक है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है, बोलो, कोई कहता है निमित्त है, कोई कहता है उपादान कारण है, कोई कहता है दोनों कारण है। नाना प्रकार के मत हैं। किसको लेकर? कोई इसको मानता है और कोई
कोई नहीं मानता है, कोई मानता है। तो अगर आपने कहा ईश्वर सत्य है, तो इसको लेकर विवाद है, तो सत्य को लेकर क्या हो जाएगा? तो इस सत्य को लेकर क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? अगर ईश्वर को लेकर नाना प्रकार की अवधारणाएं हैं, तो सत्य को लेकर भी नाना प्रकार की अवधारणाएं हो जाएंगी, और ऐसा होगा ठीक नहीं है। इसलिए बदल के क्या कहते हैं? हो सकता है कभी सवाल बन जाए कि क्यों उन्होंने बदला, क्यों बदला। शुरुआत में क्या कहते हैं, फिर से बोलो, गांधी शुरुआत में क्या कहते हैं? ईश्वर, बदलना क्यों पड़ा उनको? क्योंकि ईश्वर को लेकर भिन्नताएं हैं। कोई कहता है एक, कोई कहता है अनेक, कोई कहता है ईश्वर निर्गुण, तो कोई कहता है, कोई ईश्वर को मानता है। कार्ल मार्क्स जैसे लोग नहीं मानते, भौतिकतावादी नहीं मानते, साम्यवादी नहीं मानते हैं। किसको? ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ईश्वर सत्य है ऐसा कहोगे तो सत्य को भी नहीं मानेगा। बोलो, तो सत्य को लेकर भी विवाद पैदा हो जाएगा। सत्य जबकि निर्विवाद है, बदल के कहते हैं सत्य ही। बोलो, बदलना पड़ा है किसको? गांधी को। ये विवाद के चलते हैं। और ये पूछ रहा है, थोड़ा पर्सनल सवाल आ गया है इसका। बोला क्या सच में ईश्वर है? अब बताओ है कि नहीं है? और है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो देखो, ईश्वर के संदर्भ में जो आता है कि एक स्तर पे सगुण भी है, एक स्तर पे निर्गुण भी है। तो सगुण और निर्गुण दोनों की स्थिति है। विश्व के अनेक रिलीजन्स ईश्वर की सत्ता मानते हैं, परंतु जैन, बौद्ध, ताओइज्म, ये सारे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये मूलतः अनिश्वरवादी हैं। तो ईश्वर को लेकर कई प्रकार के मत है। बेसिकली ईश्वर जो है ना, आस्था और विश्वास का विषय है। किसका विषय है? इसे तर्क देकर न तो सिद्ध कर सकते हो और न ही खंडन कर सकते हो। किसको? आस्था और किसका विषय है? जब भगवान से, बुद्ध से पूछा गया ईश्वर है कि नहीं है, भगवान बुद्ध ने क्या किया? उसका मौन। क्या हो गए? मौन। अगर आप यह कह दो कि ईश्वर नहीं है तो सिद्ध नहीं कर पाओगे, और ईश्वर है तब पर भी सिद्ध। ईश्वर मूलतः किसका विषय है? मान लो, मान के चलो कि यदि ईश्वर है, अगर ईश्वर, और आपने बहुत तर्क देकर, खूब प्रयास करके, ध्यान से सुन लेना, बहुत एफर्ट करके खूब तर्क गठित किया और तर्क देकर सिद्ध कर दिया कि ईश्वर है, तो कौन सी बहादुरी किया? ये तो बेवकूफी है ना। जो है उसको बोल रहे हो कि है। बोलो, अगर वास्तव में ईश्वर है और तर्क देकर आप सिद्ध कर रहे हो कि ईश्वर है, तो इसमें कोई बहादुरी है क्या? व्यर्थ है ना। कोई मान लो बेवकूफ है और आपने खूब तर्क देकर सिद्ध किया कि यह बेवकूफ है, कोई नई बात बोला क्या? बेकार है कि नहीं है? अरे बोलो, बोलो, ये सुनो। और नहीं है और तर्क देकर आप सिद्ध कर रहे हो नहीं है, ये भी तो बेकार हो गया। जो नहीं है वास्तव में मान लो नहीं है, और आप खूब तर्क देकर कह रहे हो कि यह नहीं है, तो क्या आपने नई बात बता दी? दोनों बेकार हो गया। अरे बोलो, ये सुनो, वास्तव में ईश्वर किसका विषय है? आस्था और विश्वास है तो मानोगे, तर्क देकर मानना और खंडन करना दोनों में समस्या है। समझ में आ रहा है? इसलिए कांट जैसे लोग, एक ब्रिलियंट फिलोसोफर है, कौन? कहते हैं ईश्वर किसका विषय है? ये तर्क का विषय। तर्क देकर न तो समर्थन कर सकते हैं, तर्क देकर न तो तर्क। ईश्वर किसका विषय है? जो लोग यह कहता ईश्वर नहीं है, अगर वो तर्क वितर्क करेगा तो तनाव में आ सकता है। और जो अगर मानता है, उसको तर्क देकर उसको भी तनाव पैदा किया जा सकता है, कठिनाई पैदा की जा सकती है, फिर वो दिल पे ले सकता है, कठिनाई हो सकती है। बोलो,
क्योंकि हमारे जितने नियरेस्ट और डियरेस्ट रिलेशन है सब किस पे आधारित है। ज्यादा तार्किक होने का चक्कर करोगे तो कठिनाई है। तो कभी कभी क्लास में मैंने उस स्तर तक की विवेचना की है जब ऑनलाइन नहीं था। अब कर देंगे, कट करके कोई डाल दे, जो नहीं मानता हो टेंशन में आ जाए, और जो मानता है मैं उसको भी टेंशन दे सकता हूं। ये बेसिकली है क्या? आस्था और ईश्वर, आस्था और विश्वास का विषय। हमारी आस्था है, हम मानते हैं, ये स्वर्णो। आप तर्क के स्तर पे जाओगे तो ऐसे ऐसे कटु तर्क हैं जो मानने वाले को कठिनाई पैदा कर दें। आप कभी चारवाक का तर्क देख लो, जैनिज्म का तर्क देख लो, बुद्धिज्म का तर्क देख लो, जो उन्होंने ईश्वर के अगेंस्ट में दिया है। किसके अगेंस्ट में? बुद्धिज्म में है। चारवाक ने खूब दिया है। किसके अगेंस्ट में? उन पढ़ने के बाद लगता है कि वास्तव में ईश्वर, और अगर पक्ष वाला तर्क पढ़ोगे तो लगेगा कि है। एक पास्कल की थियरी है, पास्कल नाम सुना है? ग्रेट मैथमेटिशियन। कहते बेट लगाते हैं। किसके ऊपर बेट लगाते हैं? ईश्वर के ऊपर। इसमें ज्यादा फायदा है, मानने में फायदा है कि न मानने में फायदा है? एकदम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना लो। मानने के फायदे ज्यादा हैं, घाटे, और न मानने के घाटे ज्यादा है और फायदे। तो एकदम विशुद्ध भौतिक, अगर प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो हम कहें ईश्वर को मान लेना। समझ में आया? मान लेने पर फायदे अधिक हैं, घाटे। और मानोगे किस आधार पे? अरे बोलो किस आधार पे? बहुत लंबी विवेचना है। जब मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं तो उसमें एक टॉपिक है ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के तर्क और उसकी आलोचना है। तो कम से कम एक हफ्ते तक वही टॉपिक चला जाता है। तो एक हफ्ते की विवेचना अपने को करनी नहीं है, उतना डिटेल से जानना भी नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, किसने क्या क्या बातें बोली है। तो उधर में विवेचना जाने की कोई जरूरत। ये ध्यान देना, ईश्वर किसका विषय है? आपकी आस्था है तो आप मानते हो, आस्था नहीं है तो, बहुत सारे लोगों की ईश्वर में आस्था नहीं है, नहीं मानते हैं। बोलो। और दोनों लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। बोलो है कि नहीं है? किसका विषय? आस्था और विश्वास का विषय। इन चीजों में तर्क देकर खंडन मंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये दिल पे ले ली। सर आप क्या मानते हैं? आस्था और विश्वास है तो मान लो, कोई दिक्कत है? बोलो क्लियर है? अभी एम के गांधी थोड़ा ही हमने पढ़ा है। बोला व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है, जो सोचता है वही बन जाता है। और दूसरा एक साउथ इंडियन थिंकर्स का पूछे तो अभी हम लोग तो शुरुआत कर देना। अभी गांधी पढ़ लिया है क्या? गांधी पढ़ लेंगे तो कर लेना। विचारों का उत्पाद होता है। आपका जो विचार होगा, ये पिछली बार एक निबंध पूछा गया था, विचार जीवन का आधार है। विचार जीवन का, ये 100 नंबर का निबंध था। बीपीएससी में निबंध था पिछली बार में, अभी नहीं, पिछली बार में। क्या सवाल था? कितने नंबर के लिए लिखना था? विचार देखने में कितना लगता है कि छोटा सा निबंध है, जानदार सवाल है एकदम। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो खूब लिखेगा, झूमते हुए लिखेगा। आप जो भी जीवन में काम करती हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करते हो आप, सबसे पहले क्या आएगा? विचार आया कि आईएएस की तैयारी करते हैं, काम करना शुरू कर दियो। विचार आया कि केजीएस में एडमिशन लेते हैं, पहले कार्य आता है कि पहले विचार आता है? तो विचार तो जीवन का आधार है किसी भी क्षेत्र में। बोलो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, विचार हमेशा इसके पहले आता है। अब विचार अगर गंदा है तो गलत काम करोगे ही करोगे। बोलो। अब विचार अच्छा है तो अच्छा काम करोगे, जैसा विचार वैसा कार्य। बोलो यस और नो। कोई व्यक्ति गलत काम अचानक नहीं करता है, विचार आता है पहले कि ये काम कर डालते हैं, फिर वो गलत काम में इन्वॉल्व। तो विचार के स्तर पे शुद्धि बहुत जरूरी है।
अगर वैचारिक शुद्धि नहीं है तो काम तो गलत होगा ही होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विचारों को प्यूरिफाई करने के लिए, इसीलिए सत्संग, स्वाध्याय, पठन पाठन ये सब जरूरी है, ताकि विचार की पवित्रता बने। ये अगर ठीक नहीं है, मान लो कोई काम गलत नहीं करता हो, कार्य सही करता हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी सही है। कई लोग काम गलत नहीं करते हैं मगर एक से गलत टाइप विचार अपने दिमाग में पाले हुए। बोलो, जिस दिन उसको ताकत मिल जाएगी, अवसर मिल जाएगा, उस विचार को लागू कर देगा कहीं ना कहीं। कौन आदमी अच्छा है? जो गलत काम नहीं करता हो और साथ साथ गलत विचार भी नहीं रखता, वो आदमी वास्तव में अच्छा आदमी है। ये स्वर्णो बोलो, ये स्वर्णो विचार का बहुत लाभ है। जैसा विचार होगा, विचार की तुलना हम बीज से कर सकते हैं। जैसा विचार वैसा वृक्ष, जैसा बीज वैसा वृक्ष। उन निबंध में देख लेंगे, अभी नहीं। लिख लिया? बोलो, लिख लिए हो? देख लेंगे, विवेकानंद हैं तो। अभी विवेकानंद थोड़े ही पढ़े हो। दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर आत्मसात करो। दूसरों जैसा मत बनो। दूसरे जैसा बन भी नहीं सकते हो। बनने का प्रयास करोगे, अपनी मौलिकता खो दोगे। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को मानोगे तो फिर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में कठिनाई है, ध्यान रखना। नेहरू बहुत ईश्वर की बात नहीं करते हैं। लिख लो, शर्म क्या होती है। कितना कठिन 4 लाइन में सवाल पूछा है। लिख लोगे, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। लिखो, लिखने में दिक्कत है। या शर्म और शर्माना एक ही भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। किसी को टेंशन देना है तो इसी टाइप से पूछ लो। कई सारे लोगों का इलाज इसी टाइप से किया जाता है। ज्यादा होशियार बने, बोलो शर्म और लज्जा में क्या अंतर है बताओ, और छोड़ो दो 2 घंटा वो घूमता रहे। फिर आ जाए तनाव लेकर, फिर 2 सवाल दे दो, फिर वो जाके ढूंढता रहेगा। कई सारे लोगों का इलाज इसी टाइप से किया जाता है। ज्यादा होशियार बने तो 2 मिनट बात करे, 2 घंटे का डोज दे दो, शांत घूमता रहे। बहुत लोगों का इलाज अलग अलग लोगों का इलाज अलग अलग टाइप से करना पड़ता है, तो सिर पे हावी हो जाता है। फिर आए तो बोल लो आदमी और मनुष्य में क्या अंतर है। जब अंतर लेके आ जाए, आदमी इसको कहते हैं, मनुष्य, फिर बोल दो मानव और इंसान में क्या अंतर है। फिर दे दो डोज, जाके ढूंढता रहे, फिर वो रिसर्च करके आ जाएगा। बोलो, फिर बोल दो भावना और संवेग में क्या अंतर है बताओ। किसमें? भावना और संवेग में ढूंढता रहेगा। बोलो, इसी टाइप से किसी ने दे दिया। शर्म, शर्माना, शर्मा जी भी लिखे हुए। अरे शर्म आएगी तो शर्माओगे, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसको कंट्रोल कर लोगे। या इन दोनों के अर्थों में कोई मिलाना है। ये सब जीवन के अभिन्न अंग है। पहले माना जाता था कि ये सब जो है ना, महिलाओं के गुण है शर्माना। मगर अब स्थिति क्या है कि शर्माना जो है ना, इधर से शिफ्ट होकर कहां चला गया? पुरुषों में। संक्रमण का दौर चल रहा है। बोलो, पहले स्त्रियोचित गुण में आता है। जब आप जेंडर इक्वलिटी में पढ़ते हो तो आता है कि महिलाओं के कुछ विशिष्ट गुण हैं, उसमें से शर्माना भी एक गुण है। शर्माना किसकी क्वालिटी? ये महिलाओं का लक्षण है। कई बार कोई कोई पुरुष शर्माने लगता है तो कई लोग बोलते हैं कि लड़कियों टाइप से क्यों शर्मा रहे हो। मतलब वो शर्माना किसकी क्वालिटी? बोलो। और कई बार ये जो मर्दानगी है वो किससे संबंधित है? पुरुष से। और कोई महिला महिला इस टाइप से लड़ने लगती है, लोग कहते हैं कि ये देखो, आप लक्ष्मीबाई के बारे में देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखती हैं, खूब लली मर्दानी। अब उसको मर्द से तुलना कर रही हैं। ये इस टाइप का जेंडर इक्वलिटी की दशा है।
कि कोई अगर महिला ठीक से लड़े तो वो मर्द हो गई, अब पुरुष लड़ा तो आ गया कि रे पुरुष शर्मा रहा है। अब कभी किसी महिला और पुरुष को बात करते हुए देखो, कौन ज्यादा शर्माते हुए नजर आएगा? पुरुष ज्यादा शर्माते हुए नजर आएगा। कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी दाएं बाएं, हो सकता है हट्ठा कट्ठा हो, मजबूत हो और शर्मा रहा हो। ये स्वर्णो बोलो, कभी देखो नजदीक से, समझा क्या रहे हो इनको? आपस में समझाना शुरू है, कोई बात नहीं, बताओ मत। अब क्लियर है? तो इधर वाला लक्षण किधर शिफ्ट हो रहा है? पहले मसल पावर माना जाता था किसका लक्षण? आज महिलाएं भी WWF में उतर गई है, कई पुरुषों का भ्रम तोड़ दें। ये स्वर्णो कमजोर टाइप है तो उनको उठा के इधर उधर घुमा दें। बोलो ये स्वर्णो डर जाएं, पुरुष लोग डर जाएं, स्थिति है कि नहीं है? तो वो जेंडर इक्वलिटी जब पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये शर्म पे इतना लंबा 4 लाइन का सवाल पूछा है, ये टेंशन में है शर्म। अब फिर पूछ ही लिया कि भावुक होना और देखो सेंसिटिव होना जो है, जो सवाल इसको किसी ने डोज दे दिया है कि जाओ पूछ के, घंटों उछलता रहेगा। संवेदनशील होना अच्छी बात है, भावुक भी होना बुरी बात नहीं है। हम कई बार इमोशनल होके बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, हमारे अंदर दया का भाव प्रबल होता है, हम अच्छा काम करते हैं। ये सुनो, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इमोशंस हमेशा गलत ही नहीं होता है, क्लियर? मगर वो मात्रा अधिक हो जाए इमोशंस की, कोई अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर तो दिक्कत कर सकता है। किसी की मात्रा तय होना, देखो संवेदनशीलता ठीक है, मगर ज्यादा सेंसिटिव हो जाओ तो फिर दिक्कत है। अब मान लो यहां से बाहर निकल जाओ, बहुत सेंसिटिव आदमी हो और कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पीट रहा हो और आपको सेंसिटिव आदमी, अब रुक जाओगे, छुड़ाने चले जाओगे कि फिर आगे बढ़ोगे, 2 लोग लड़ रहे हैं, आप जाके समझाना शुरू कि दोनों लोग मानो हो, नहीं लड़ना, हो सकता है आप ही के ऊपर अटैक कर दे। बोलो, ज्यादा सेंसिटिव हो तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मान लो देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, टेंशन में आ जाओगे, खाना पीना नहीं खाओगे, भाई वो उस पर अटैक कर रहा है, इतने लोग मारे गए, हो सेंसिटिव आदमी, संवेदनशील आदमी हो, दिन भर सोचते रहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ये छोड़ो, आदमी की संवेदनशीलता धीरे धीरे मरने लगती है शहर में आके। बोलो, आप किसी को पता चलता है कि गाड़ी में बैठे हो और कोई खटखटा रहा है उस दरवाजा, और आपने ऐसे खोला कि गरीब कोई व्यक्ति है, 10 का सिक्का दे दें, आप बड़े उदास सेंसिटिव आदमी हो, पता चला आपने इशारा किया, हाथ की घड़ी गायब, आपका पर्स गायब, उधर वाला पर्स। सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है, फिर आपकी संवेदना क्या होगी? बोलो, संवेदना क्या होगी? कम होने लगती है। शहर में संवेदना धीरे धीरे क्या हो रही है? मरते हुए व्यक्ति का भी लोग वीडियो बनाते हैं कि नहीं, कि यूट्यूब पे इसको डालेंगे, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे। संवेदना कहाँ गई? संवेदनशील होना आवश्यक है, मगर उसको भी कंट्रोल करना है, विवेक से ध्यान रखना है कहाँ कितना संवेदनशील होना है। ये स्वर्णों, बहने लगोगे तो फिर तो दिक्कत है, इसलिए तो विवेक है। विवेक कहाँ पे है? हम लोगों के टॉप लेवल पे क्या है? मस्तिष्क, माइंड, उसके नीचे हृदय है, बोलो, और उसके नीचे उदर है, उसके नीचे जननांग है, टॉप लेवल पे मस्तिष्क है। तो प्रकृति ने ही टॉप लेवल पे क्या रखा है? पशुओं में सब पैरेलल होता है कि नहीं होता? मनुष्य में प्रकृति ने कहा कि बुद्धि लगाओ, तो बोलो ये स्वर्णो, इसके ऊपर इसको रखा गया है। अरे बोलो ये स्वर्णो, उसके बाद उदर की स्थिति आती है। तो प्रकृति ने ही मनुष्य के अंदर बुद्धि को टॉप लेवल पे रखा है कि नहीं, विवेक से। तो मैं अपने विवेक से अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना चाहिए, कर सकते हो। ये सब उसी टाइप से लिख के लाया है, ठीक है? इसको किसी के टच में होगा।
अरे एनिमल इथिक्स में अभी क्यों जाओगे गुरुजी? एनिमल इथिक्स के बारे में कुछ बताइए। आपका जानवरों के प्रति व्यवहार ठीक होना चाहिए। पीटर सिंगर की एक किताब आती है एनिमल इथिक्स पे, जाकर उसे पढ़ लेना। ब्लू कलर की किताब है, एनिमल इथिक्स नाम ही है, एनिमल इथिक्स, पीटर सिंगर। ठीक है। किसने पूछा है? बहुत जानदार पूछा है। पूछा है, ये गलत बात है। ठीक है, इसका अपना अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव, टकरा गया होगा वो महिला और कोई एक गलत शब्द का मूल अंतर क्या है, तो तुम अनुभव करोगे तो समझ में आ जाएगा कि मूल अंतर क्या है। क्या नाप शनाप सवाल से पूछे जा रहा है। लिख लिया। तो शर्माना जो है परंपरागत तौर पे माना जाता है कि महिलाओं की क्वालिटी है, वर्तमान में शिफ्ट होती जा रही है किधर में? पुरुष ज्यादा शर्माते हैं, है कि नहीं है? क्लियर है? लिखना नहीं है कि शिफ्ट हो गया है। क्लियर? बोलो क्लियर है? और इसका शर्माने का आपके शारीरिक हो सकता है, बड़े हट्टे कट्टे और मजबूत हो और शर्माना शुरू कर दो, तो इसका कोई शारीरिक सौष्ठव से कोई मतलब, समझ में आया? मजबूत आदमी भी शर्मा सकता है। ऐसा नहीं कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो तो वो शर्माएगा नहीं। हो सकता है ज्यादा शर्माना शुरू कर दे, हो सकता है कुछ ज्यादा ही सीधा बन जाए, बोलना कुछ और हो, बोल कुछ और दे। ध्यान रखना, बहुत गहनता से सोच रहे हो, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया। एक दूसरे साइड में लिख लो वैज्ञानिक मानववाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। नेहरू जो है साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के नीचे लिखोगे, मानव की गरिमा और महत्ता पर बल देते हैं। मानव की गरिमा और महत्ता पर बल देते हैं। मानव की क्षमता में विश्वास। ये मानव की क्षमता में विश्वास करते हैं कौन? मानव की गरिमा और महत्ता पे बल देते हैं, मानव की क्षमता में विश्वास करते हैं, और उनका मानना है, नेहरू का वैज्ञानिक मानववाद है। कौन सा शब्द है? वैज्ञानिक मानव। तो मानववाद बेसिकली एक ऐसा वाद हो गया जो मानव को सेंटर में रखता है। कहाँ, किसको सेंटर में रखेगा? मानव की गरिमा, मानव की महत्ता, मानव की क्षमता में विश्वास करेगा, और कहेगा कि मानव की जो समस्या है उसके निदान के लिए किसी अलौकिक सत्ता के पास जाने की जरूरत। मानव की समस्या का निदान हम किसकी मदद से कर सकते हैं? विज्ञान की मदद से कर सकते हैं। तो नोट कर लोगे, मानवीय समस्या का निदान, मानवीय समस्याओं का समाधान विज्ञान की मदद से किया जा सकता है, विज्ञान की मदद लेकर। मतलब अगर समस्या है तो अलौकिक सत्ता की बजाय हम विज्ञान की मदद लें समस्या का समाधान। नोट करोगे एक पॉइंट और, मानवीय समस्याओं का समाधान परस्पर सहयोग से। मानवीय समस्याओं का समाधान परस्पर सहयोग से। हम आपस में सहयोग करें और किसी ईश्वर आदि के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत। बहुत ज्यादा ईश्वर की बात नेहरू करते हुए नजर नहीं आते हैं। गांधी धार्मिक मनोवृत्ति के प्रबल समर्थक है। नेहरू, बोलो कौन सी मनोवृत्ति? इस धार्मिक, वो जो गांधी थे वो मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे, ईश्वर की खूब बात करते हैं। नेहरू ज्यादा बल नहीं देते हैं, वे मानववाद की बात करते हैं, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। कहते हैं कि मानव की जो समस्या है
आदमी आपस में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान, और इसमें किसकी मदद की जरूरत है? ऊपर वाले की कि विज्ञान की? विज्ञान की मदद लें, हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए अलौकिक सत्ता की बजाय हम आपस में मिल के समस्या का समाधान, ये वैज्ञानिक मानववाद है। कौन सा वाद है? साइंटिफिक ह्यूमनिज्म है। नेहरू इसका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विचार। आर्थिक विचार, ये हो गया ना सामाजिक विचार। आर्थिक विचार, पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थक हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से नेहरू पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थक। पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक। नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का समर्थन करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी और, ठीक है, ठीक है, पूंजीवाद और निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के हों। अरे बोलो। मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट में लिख लोगे, व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग धंधों के समर्थक थे। व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग धंधों के समर्थक। गांधी की अलग स्थिति थी। गांधी लघु और कुटीर उद्योग धंधा, व्यापक मशीनीकरण का विरोध। नेहरू व्यापक मशीनीकरण और बड़े, गांधी का अंतर इस मुद्दे पे भी है, ध्यान देना। पिछली बार गांधी और, जब गांधी और टैगोर पे अंतर आ चुका है, तो कभी हो सकता है गांधी और नेहरू में भी अंतर जा सकता है। एक अंतर यहां पर भी है। गांधी लघु और कुटीर उद्योग धंधों के समर्थक हैं और व्यापक मशीनीकरण का विरोध करते हैं। कौन? और नेहरू बड़े उद्योग धंधों का समर्थन करते हैं, व्यापक मशीनीकरण होना चाहिए। किसके अनुसार? नेहरू के अनुसार। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीयता संबंधी विचार। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में नेहरू पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। पंचशील, ये आप पढ़ोगे आईआर, उसमें भी आता है। कौन सी अवधारणा? अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में नेहरू पंचशील का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन? पंच का मतलब है पांच, और शील का मतलब नैतिक आचरण। पांच प्रकार के नैतिक, पंचशील का आशय है, पंचशील का आशय है पांच प्रकार के नैतिक आचरण। पंचशील। पांच प्रकार का नैतिक आचरण, पंचशील। पंचशील का मतलब, देखो पंचशील जो बेसिकली जो शब्द है वो है तो बुद्धिज्म से, बुद्ध में है, बुद्ध दर्शन में है। बुद्ध का जो पंचशील था, लिख लोगे, जहां बुद्ध का पंचशील व्यक्ति के आचरण के नियमन से संबंधित है, जहां बुद्ध का पंचशील व्यक्ति के आचरण के नियमन से संबंधित है, वहीं वहीं नेहरू का पंचशील नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है। नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है।
लिख लिया। राष्ट्र का आचरण कैसा होना चाहिए? 5 प्रकार के आचरण हैं। आप केवल अब बिना पढ़े भी थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। बताओ राष्ट्र को कैसा आचरण करना चाहिए? एक दूसरे पे अटैक न करे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, देश की दूसरे की एकता और अखंडता का भी सम्मान कर, ये सब करना चाहिए। लिख लो 5। पंचशील, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, चार 5 लिख लो, प्रिंटेड नोट से लेना है। कहाँ से लेना है? देखो जरा खोजो इसमें। और क्या कर लोगे? शांतिपूर्ण एक सहअस्तित्व होगा और शायद परमाणु निरस्त्रीकरण भी है शायद। देख लो आप एक बार की 5 को पिन पॉइंट ऐसे दिमाग लगा के लिख सकते हो क्या क्या काम करना चाहिए। देखो पंचशील कहाँ पे है? पंचशील मिल गया। खोजो एक बार की पंचशील। डिक्शनरी में होगा पंचशील पक्का। आसान चीजें हैं मगर पिन पॉइंट वो लिखना है। 5 प्रकार के नैतिक आचरण देख के लिख दो 5 को। मिल गया? मिल गया। पेज नंबर 53। देखो 53 पे बिल्कुल सही। समानता और परस्पर लाभ नोट कर लोगे। समानता के आधार पर परस्पर लाभ, समानता के आधार पर परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। लास्ट में लिख लोगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व लिख लिया। ये नेहरू से संबंधित विवेचना थी। नेहरू पे कई वर्षों से कोई सवाल बना नहीं है। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी नेहरू से, अब फ्रीक्वेंसी घट गई है। गांधी लगातार बने हुए हैं मगर नेहरू पे सवालों की संख्या अब पीटी में भी नहीं है, मेंस में भी कम ही है। ध्यान देना। क्लियर? नेहरू के बाद नोट कर रहे हैं गांधी। सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सबसे अधिक सवाल किसी पे बनाया है तो वो गांधी पे बना है। फ्रेश पेज पे लिख लो गांधी, नए पेज पे लिख लो। कभी कभी गांधी पे पूरा एक निबंध बना हुआ है। इथिक्स के लिए जरूरी है, निबंध के लिए जरूरी है। हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष किसको लिखना है? गांधी को लिखना ही है। एक से अधिक जगह पे लिखना है। किसको? कई बार प्रश्न, सबसे अधिक प्रश्न किस पे बना है?
तो गांधी को ठीक से पढ़ के जाओ। जीएस फर्स्ट पेपर में भी है, बोलो, जीएस सेकंड पेपर में भी सवाल बना है, गांधी और अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था को लेकर अंतर, ये जीएस सेकंड पेपर का सवाल था। और शायद, और यहाँ पे सवाल हैं एथिक्स में, सबसे अधिक एथिक्स में सवाल किसके ऊपर है, और निबंध में प्रत्येक वर्ष लिखना है, एक से अधिक बार लिखना है किसको, तो गांधी को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। फैक्चुअल चीजें आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ चुके हो, बोलो। वैसे भी इतिहास बचपन से तो पढ़े हो गए ही ना, 6वां में, 7वां में, 8वें में, 9वें में, गांधी तो पढ़ना ही है। बोलो, पढ़े होगे ना एनसीईआरटी, उसमें गांधी पढ़ चुके होगे। तो हम लोग गांधी को, इनके हम नैतिक विचार को देखने जा रहे हैं और दार्शनिक विचार को देखने जा रहे हैं। किसके? गांधी को डिटेल से, लगभग 2-2.5 घंटे की विवेचना केवल और केवल किस पे होगी। इसको पढ़ने के बाद गांधी संबंधित सवाल जो भी होगा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, संभावना प्रबल रहेगी कि हम उसका निपटारा कर लें। क्लियर? बोलो। अगर ऐतिहासिक, अगर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम ऐसा देख सकते हैं, एक 5 मिनट में स्टोरी टाइप में सुन सकते हैं। किसके बारे में? ये 1893 में चले गए अफ्रीका, बोलो। वहां पे भी गए तो शांत तो थे नहीं, वहां पे भी अब कोई फॉर्म बना लिया कांग्रेस, एक बार एसी फर्स्ट में टिकट कटा के घुस गए, बोलो। और समझ लो कि अभी भी वर्तमान में भी एसी फर्स्ट में घुसने की ताकत बहुत कम लोगों को होती है, और नॉर्मल टाइप का किसी का ड्रेस हो और एसी फर्स्ट में घुसे तो वहां पे टोक भी देते हैं कि लगता है गलती से इसमें चल रहा है। भारत में अभी भी ऐसी स्थिति है। वो जो होता है ना कि प्लेन में जा रहे हो और उधर आगे वाले सीट में एग्जीक्यूटिव क्लास में चले गए तो कई बार रिमार्क हो जाता है कि अरे आपका ड्रेस ही, आप इसमें कहाँ से आ रहे हो। एक सुधा मूर्ति अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला है, बोला कैटल क्लास के लोग इसमें आ रहे हैं। सुधा मूर्ति, आप समझ सकते हो, वो उनका ड्रेस सेंस ऐसा था कि किसी ने उनके ऊपर कटाक्ष कर लिया। समझ लो वर्तमान स्वतंत्र भारत की दशा है। और गांधी जी तो वहां पे थे, कहाँ पे, और वहां पे एसी में टिकट लेके चले गए तो अंग्रेजों ने उतार दिया, बोले कि यहाँ कहाँ, दिल पे ले लिए। कौन? उन्होंने कहा कि अब रंग भेद का हमेशा विरोध करेंगे, बोलो। कहाँ पे ले लिए थे? वहीं से ले चुके थे। अरे बोलो कहाँ पे? अरे कोई, आपने एसी का टिकट लिया और आपको धक्का मार के कोई उतार दे प्लेटफॉर्म पे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई, बोले कि सब ठीक आदमी नहीं है, बोलो। 14 में शुरू हो चुका था विश्व युद्ध, 15 में वापस आ गए इंडिया, बोलो। आते ही पहला काम कर दिया कि उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को हम लोग सपोर्ट करेंगे युद्ध में, बोला ना। अंग्रेजों ने भी कहा कि आपको हम उपाधि देते हैं कैसर हिंद की, उपाधि दे दिया। भले उन्होंने छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन के बाद छोड़ दिया, वापस कर दिया था उपाधि। वो जो घटना घटी थी जालियांवाला बाग, तो उन्होंने उपाधि सबसे पहले वापस की कि ये उपाधि मुझे, मगर आते वक्त तो मिल गया था ना, बोलो। 15 में वापस आए, तब आश्रम पहले बनाए, आदत तो पड़ी थी वहीं वाली, वहां पे भी बना रखा था उन्होंने। अरे बनाया था कि नहीं बनाया था? वहां पे फिनिक्स आश्रम बना रखा था। कहाँ पे? गांधी जी ने वहां पे भी आश्रम बनाया था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो आते ही यहां पर भी क्या किया, गोखले जी से मिले। गोखले जी ने कहा कि पहले आए हो, नाम तो हो ही गया था। वहां से गोखले जी कहा पूरे देश का भ्रमण करो, पहले जानो देश को, मतलब घूम घूम के देखो। तो राजनीतिक गुरु कौन? गोखले। उन्होंने आश्रम बनाया और घूम घूम के देखने लगे पूरे भारत को। कौन? गांधी जी। ये स्वर्णो। तो बीच बीच में उनको मौका मिल गया 3 छोटे छोटे जगहों पे जाने का। चंपारण से कॉल आ गया कि यहां पे आ जाइए, किसानों के साथ अत्याचार, पहुंच गए, सफल रहे, बोलो। अहमदाबाद चले गए, खेड़ा चले गए, 3 आंदोलन छोटे, राष्ट्र अभी स्थानीय स्तर के 3 आंदोलन किए। हुआ कि नहीं? 3 सत्याग्रह हुआ स्थानीय स्तर का, लाइमलाइट में आ गए, बोलो।
और देखोगे जब ये आए हैं 1915 के बाद, तो जो उस समय के ऊपर के लीडरशिप थी इंडिया में, लाल बाल पाल, तीनों लोग थे। तीनों लोगों का क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके वो लोग फील्ड से अलग हटते जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता है। बोलो इनका रास्ता एकदम खुल जाता है। किनका? 3 जगह से पहले का उधर में था ही माहौल, जब वहां पे कुछ करते थे ब्रिटेन में, तो यहाँ के पेपर, वहां पे अफ्रीका में यहाँ के पेपरों में भी छपता था उनका गुणगान। और जब आए गए थे तो ये 3 सफल आंदोलन, बोलो राष्ट्रीय स्तर पे उभार, और जो लोग थे जिनका दबदबा था उसमें तिलक सबसे ऊपर थे। तो बोलो इसी टाइम पीरियड में देखोगे थोड़ा आगे पीछे करके उनका भी होता है, निधन होता है, इनके लिए रास्ता खुल जाता है। बोलो ये बीच में जब इसी प्रक्रिया के क्रम में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध भी करते हैं, बोलो, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। खिलाफत का सपोर्ट और असहयोग आंदोलन शुरुआत करते हैं। क्लियर? और असहयोग आंदोलन क्रम, इस साल सवाल भी असहयोग आंदोलन पे है ना, सवाल पीटी में सवाल था, वो अलग, वो पीटी तो पीटी टाइप में ही पढ़ना होता है, वो तो मैं कुछ फैक्ट टाइप में बता रहा हूँ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए और मान के चले थे कि भले ही हम अहिंसा पूर्वक आंदोलन करेंगे, इसमें देशद्रोह वाली बात नहीं थी। कानून को तो भंग किया था सभी ने अवज्ञा में। बोलो असहयोग शुरू किया, बाद में चौरा चौरी में है कांड एक हो गया, हिंसा हो गई, सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया, इन्होंने स्थगित कर दिया, मामला स्टॉप। असहयोग आंदोलन के बाद ये बहुत दिनों तक मामला शांत बना रहा। दूसरा ग्रुप एक्टिव था, और स्वराज पार्टी बन गई, वो लोग एक्टिव थे अपने अपने तरीके से। बोलो मगर आंदोलन की गति थम गई एक तरीके से। बोलो यस और नो? अब ये धीरे धीरे समय बीत ही रहा है, बाद में आ गए, इन्होंने प्लान किया कि नहीं अब तो सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना है। सरकार ने एक आदेश दे दिया था कि नमक बनाना अब अवैध है, इलीगल है। तो इन्होंने 100 विनय, मतलब विनय सहित अवज्ञा की। अवज्ञा का मतलब आज्ञा का उल्लंघन। बोलो अवज्ञा मतलब हिंसा पूर्वक की विनय पूर्वक, तो सविनय हो गया। बोलो सविनय, विनय सहित। वो साबरमती आश्रम से निकले कुछ साथियों के साथ पहुंच गए डांडी, सिंबॉलिक रूप से नमक बना दिया कि हम कानून तोड़ सकते हैं। बोलो गिरफ्तार भी हो गए। उन्होंने उस समय कुछ स्टेटमेंट दिया जो पीटी में आ गया, उस समय का दिया हुआ स्टेटमेंट पीटी में आ गया कि मैं राजद्रोह कुछ था ना। बोलो था ना, कानूनी भंग किया ना। और अंग्रेजों के समय कानून भंग करना बड़ा कठिन था। कानून भंग इसका मतलब कड़ा दंड, भले सख्त थे सब अंग्रेज इस सब मामले में। अभी तो कानून भंग करके आप सेटिंग प्लॉटिंग करके भी बच सकते हो। उस समय की दशा थोड़ी अलग थी, सख्त कानून को सख्ती से लागू करते थे। अभी भी है, ऐसा नहीं कि कानून को कोई हाथ में ले ले तो बच जाएगा, अंततः गत्वा उसे भुगतना तो पड़ेगा। मगर कई बार लोग कानून से डरते नहीं हैं। बोलो उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठीक हो गई है कि नहीं हो गई है? अगर नहीं हो, अगर कानून का भय रहता तो कई लोग कानून को हाथ में लेने का साहस, उनको लगता है कि मेरा प्रभाव बहुत है, मेरी नेटवर्किंग बहुत है, बच सकता हूं, तो कानून को हाथ में ले लेते हैं। बोलो है कि नहीं है? इन्होंने सभी ने अवज्ञा किया, नमक कानून तोड़ा तो फिर गिरफ्तार। बोलो बाद में फिर रिहा होते हैं, जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, दूसरे वाले में शामिल होते हैं। लंदन चले गए, एक ही बार कहाँ चले गए, वापस आए तो वो उधर में जो सांप्रदायिक पंचायत था उसको लिए पूना पैक्ट करते हैं। उसके बाद में बोलो क्योंकि अलग से मिल गया था, पूना पैक्ट कर लिया। बोलो फिर समय बीतता जाता है आगे की तरफ, 42 में एक ही बार फिर सक्रिय होते हैं, रुक रुक के कुछ ज्यादा सक्रिय होते हैं। बोलो चाहते तो लगातार सक्रिय हो सकते थे कि नहीं? भाई एक ही बार असहयोग के बाद कहां सक्रिय हो रहे हैं फुल फ्लेज में? सभी ने अवज्ञा। बोलो
और सविनय अवज्ञा के फिर बाद कई वर्षों के बाद कहां पे सक्रिय है, एकदम पूरी तरह से एक्टिव। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, बोलो बीच बीच में और सब कमीशन आता है, विरोध कर रहे हैं, चल रहा है, मगर जो मेजर जो उनका एस्पेक्ट है यहीं पे तो है, असहयोग है, सविनय है, बोलो कहां पे है, भारत छोड़ो है। बाद में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है गांधी को। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गुरुदेव, क्या कहा, उन्होंने कहा महात्मा। उन्होंने क्या कर दिया कि आप महात्मा हो, तो उन्होंने कहा आप गुरुदेव हो, आदान प्रदान कंप्लीट हो गया। अरे बोलो, महात्मा की उपाधि किसने दी और उनको गुरुदेव किसने कहा? गांधी ने तो एक तरीके, आप किसी को अच्छे शब्द से संबोधित करोगे तो वो भी तो आपको पलट के कुछ अच्छा बोलेंगे। बोलो, तो रविंद्रनाथ टैगोर का उस समय दबदबा था, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, मिला ना बाद में, गीतांजलि के कारण मिला था। तो ये सब पढ़ोगे कहाँ पे? इतिहास में। अभी हम लोग जा रहे हैं उनका नैतिक और दार्शनिक विचार पढ़ने के लिए। क्लियर है? स्टोरी पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगता है। गांधी जानदार व्यक्तित्व हैं। कौन? गांधी। कुछ पक्षों को लेकर विवाद होता है, मगर ओवरऑल जब आप पढ़ते हो तो उनके विचारों से प्रभावित हो जाओगे। एक अकेला आदमी अंग्रेजों के सामने इतने साहस के साथ खड़ा है। बोलो बोलो, ये स्वर्णो अब कितनी बार गिरफ्तार हुए, कभी कहीं किसी जगह पे रखा जा रहा है, कभी यरवदा जेल में, कभी आगा खां पैलेस में, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे इनको रहने की व्यवस्था कराई गई ना, वो अलग है। अभी हम लोग देख रहे हैं उनका वैचारिक पक्ष कितना सशक्त है। क्लियर? बोलो क्लियर? ये सब इतिहास में पढ़ोगे, 10 मिनट में एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, कोई बहुत असंभव टाइप का काम नहीं है। गांधी पे आधा घंटा किसी को समझाओ कि आओ तुम्हें गांधी के बारे में बताते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहाँ निकल गए? लंदन में भी खुराफात कर रहे थे थोड़ा बहुत। बोलो ये सुनो, लंदन से आए, मौका मिल गया दक्षिण अफ्रीका, बोलो गए तो वहां कई चीजें वहां बना दी। अभी भी है सब वहां पे। कहां पे? वहां से वापस आए तो इंडिया में देखो कितनी सक्रियता। बोलो, डिटेल से पढ़ने के लिए 1 घंटे की स्टोरी क्रिएट करोगे ना तो गांधी का बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। या सहयोग में क्या क्या मूलभूत बातें थी, क्या क्या चीजें, उस पर सवाल, और सविनय अवज्ञा में किन किन बातों को किया गया, थोड़ा फैक्ट को याद कर लोगे, उनका स्टेटमेंट क्या था, कहाँ रखे गए, ये सारी बातें रखोगे तो पीटी के सवाल भी बनने लगते हैं। बहुत ज्यादा हैवोक क्रिएट नहीं करना है, हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। बोलो, स्टोरी एक क्रिएट कर सकते हो उनकी जीवनी पे, और थोड़ा बारीक पक्षों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान कर सकते हो, और सवाल को हिट कर सकते हो। कोई असंभव टाइप का सवाल नहीं था, और सहयोग में था ही नहीं देशद्रोह। सविनय अवज्ञा में हो सकता है कानून का उल्लंघन हो रहा है तो देशद्रोह की बात हो सकती है, तो देशद्रोह पे पीटी में सवाल है ना। अगर थोड़ा दिमाग लगा के भी अगर हिट करते हो तो वो कर सकते थे, ये कोई कठिन नहीं था। इस बार था ना सवाल, 25 में सवाल है। बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, मुझे थोड़ा ही पीटी देना है, मगर मैं भी देख लेता हूँ, पढ़ाना होता है इसलिए। बहुत लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं होगा कि मैं दे तो नहीं रहा हूं, तो देखने की क्या जरूरत है? क्लियर है? वो भी एक तैयारी करने वाले का बड़ा सा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जिसने अभी तक जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए लगा हुआ है, उसका पेपर इस साल हुआ और इस पेपर को उसने 1 घंटा भी ठीक से पलट कर देखा नहीं है। मान के चल रहा है कि आईएएस बनना मेरा तय है। बोलो, ये देखने की क्या बात है? ऐसा पेपर तो उड़ा देंगे। ये तो बाएं हाथ का खेल है, इतना नीचे स्तर का पेपर है, देखने की जरूरत ही नहीं है। है क्या जरूरत? जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बोलो, है क्या जरूरत? ऐसा भी नीचे स्तर का पेपर थोड़ा ही देखा जाता है, आईएएस मटेरियल है। बोलो, ये विडंबना है, ये हिंदी मीडियम की विडंबना है, ये ध्यान रखना। जागृत कुछ तो हो जाओ। मेरे सीसेट पढ़ाने के बाद भी बहुतों ने नहीं बनाया।
मैंने बहुत बोलने के बाद जाके बनाने का प्रयास किया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं गांधी पे। तो जाके आप सबको ना घंटों, एटलीस्ट भले उत्तर ना निकल रहा, आप जब सवालों को देखते हो ना तो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि किस तरीके के सवाल बने हैं। भाई असहयोग पढ़ने के बाद भी उसके जो इलिमिनेशन वाले सवाल थे वो बनाने में दिक्कत थे, क्योंकि उसमें पूछ रहा था स्वदेशी का बहिष्कार हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप असहयोग पढ़ो तो इन पक्षों को ठीक से करके जाओ। बोलो कहाँ बल देना चाहिए। देखो सवालों को जब देखते हो तो ये पता चलता है किसी टॉपिक को कितने गहनता में पढ़ना चाहिए। और अगर सवाल नहीं देखते हो ना पीटी का और मेंस का, तो पता ही नहीं चलता है कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी दूर तक पढ़ना है, कितना नीचे उतर के पढ़ना है, पता ही नहीं चलेगा। बस टॉपिक आपका लगेगा तैयार कर लिए, फिर फंसने की नौबत आती है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर देखो। देखने से रास्ता खुलता है, प्रशस्त होता है। तो एक साल के अंदर आप हिट कर सकते हो, एक दो साल के भीतर आपके भीतर आ जाएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और नहीं देखोगे तो मस्तिष्क इतना भी शार्प नहीं है कि सारी चीजों को अपने आप पकड़ लेगा। ध्यान देना, उसको शार्प करना पड़ता है। नोट करेंगे गांधी। गांधी पे आ जाते हैं। ठीक है, एक गांधी का फोटो बना लो पहले। देखो पीछे गांधी का फोटो बनाओ, एक फोटो बना लो गांधी का। बनाओ, बीच में बनाना, प्रेस पेज रखना, पूरा पेज। गांधी के दर्शन को हम लोग समझने जा रहे हैं, उनके वैचारिक पक्ष को। बना लो गांधी को, मैं बना रहा हूं, तुम अपने तरीके से बनाओ। बना लो, चश्मा भी पहना दो इनको। मान लेना गांधी है, मान के चलना गांधी है। लिखो, बनाओ, पहले बनाओ, दो चार का मैं फोटो देख लूंगा ना। बनाओ, बनाओ गांधी का फोटो बनाओ। बनाने में दिक्कत है? अरे फ्रेश पेज पे लिखो, कोई दिक्कत है? इतना बचा हुआ उसी में गांधी को सिमटाने के चक्कर में इतना पेज बचा हुआ है। सारा उपाय यही रहता है कि मार्केट का सबसे घटिया कॉपी खरीद लो, काली पीली जो न बिकती हो उसको खरीद लेंगे। सिनेमा हॉल में जाना हो तो बालकनी से नीचे नहीं उतरेंगे, बिना पॉपकॉर्न खाए रहेंगे नहीं, बिना कोला पिए रुकेंगे नहीं, खूब पैसा उड़ाएंगे ना। जनता को पता चलना चाहिए कि इनके अंदर भी ताकत है। और कॉपी खरीदना होगा तो मार्केट की सबसे घटिया कॉपी उठा लेंगे, जो बिकती नहीं हो, काली पीली, उसी पे भविष्य का निर्माण किया जाएगा। बहुतों की दशा ये है। क्लियर है? दिल पे नहीं लेना है। क्लियर है? बनाओ गांधी का फोटो पहले। बना लिया? हम फिर कॉपी देख सकते हैं। बनाओ पहले, फोटो बनाओ गांधी का। बनाने में दिक्कत है? बना लियो? बनाने में दिक्कत क्या है? इसी बात पे कहा, जो उसने सवाल पूछा था ना कि शर्म आ रही है, ये अभी क्या आ रहा है? शर्म आ रहे हैं। अरे बनाओ। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तुमने बच्चे का फोटो बना दिया है। गांधी जी हैं। अरे पीछे मत देखो, यहां पे रख के वो उधर फोटो देख के बना दिया है। इतना भी स्मार्टनेस है क्या कि देख के उतार दोगे? बनाओ अपने से। बनाओ, तुमने बना लिया है, दिखाओ। दिखाओ। गांधी टाइप में तो नहीं लग रहा है। पहले बनाओ, बनाओ फोटो बनाओ। बना लियो?
नहीं तो लाठी क्यों पकड़ाने पे तुले हो? लाठी पकड़ाने की अभी जरूरत नहीं है। बना लियो, बनाने में दिक्कत है, बनाओ, बिल्कुल सही। हाँ। बीच में बनाओ, ये मान लो पेज है, बीच में गांधी बन गए। बन गया। ठीक है, अच्छी बात है, बैठो, देखो। ठीक है, बिल्कुल सही है। लिख लिया है। हो गया, बन गया। तुमने बनाया, बना लिया। तुमको बनाने में दिक्कत है क्या? तुम दो गांधी क्यों बनाए हुए हो? मैंने एक बोला ना, दो दो गांधी बनाओगे? बना लिए। क्या चीज बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। गांधी का फोटो एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में भी बना सकते हो। जो मैं बता रहा हूं, अगर बनाने का हो तो वहां पे भी बना के लिख सकते हो। लोगों ने बनाया है और अच्छा नंबर पा चुके हैं। बोलो, क्या प्रश्न क्या है, ये बताओ ना। क्या बोल रहे हैं वो? बन गया। नहीं, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, पूछो ना। फोटो, फोटो बना लिए ना? अब बिल्कुल बिल्कुल लिखोगे, एग्जाम में बना दोगे, नो प्रॉब्लम। लोगों ने बनाया है, आप पहली बार नहीं जा रहे हो बनाने के लिए। कई ऐसे इंटरव्यू हैं, उसमें बताया है उन लोगों ने, और खुले तौर पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना लोगे तो समझना आसान हो जाएगा, नहीं तो समझ में आता नहीं है। एक बार फोटो बना लो, तब उनके विचार को समझोगे ठीक से। इधर में कर लो। ये जो है, ये अंतरात्मा है, लिखो आप। गांधी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही अंतरात्मा होती है। फिर से बोलो, सारे लोग बोलो, गांधी क्या मानते हैं? प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से क्या होता है? अंतरात्मा होती है। एक बार विषय को समझो। एक तो देखो, थोड़ा देर के लिए हम लोग थोड़ा ह्यूमर क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा हो गया, खुशी हो गई। अब विषय वस्तु पे आ गए हो, इनके वैचारिक पक्ष को समझ रहे हैं। और वैचारिक पक्ष इतना भी आसान नहीं है। इतिहास पढ़ना, एक फैक्ट पे जाना, हमने उसको 5 मिनट में व्याख्यायित कर दिया कि भाई ये चीजें घटनाक्रम हुआ है, वो अलग से देखोगे। हम उनके वैचारिक पक्ष में जा रहे हैं, उनके दार्शनिक जो नैतिक विचार है उसमें जा रहे हैं। तो गांधी क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से क्या होता है, और जो अंतरात्मा है, ये जो अंतरात्मा है, ये ईश्वर का अंश है। किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। नोट करोगे? हम सबके भीतर जन्म से ईश्वर का अंश विद्यमान है। हम सबके भीतर किसका अंश विद्यमान है? सब सारे लोग बोलो, किसका अंश विद्यमान है? किस रूप में? तो ये बताओ कि कोई ऊंच नीच का है क्या वास्तव में? कोई ऊंच नीच होना चाहिए? कोई भेदभाव होना चाहिए? कोई छुआछूत होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताओ। अरे उधर में देखकर बताओ, किस क्या होना चाहिए? सारे लोग किसके अंश हैं? सारे लोग ईश्वर के अंश हैं। सभी लोगों में किसका अंश विद्यमान है? ईश्वर का अंश विद्यमान है। ईश्वर में कौन सी क्वालिटी है, ये बताओ।
ईश्वर में कौन कौन सी क्वालिटी? वह परम न्यायी है, सच्चाई है, सत्य है, ये स्वर्णो न्यायी है, उसके अंदर दया है, प्रेम है कि नहीं है? जितनी अच्छी क्वालिटी है सब ईश्वर में है, उसकी पराकाष्ठा में। ईश्वर दयालु है तो परम दयालु है, ईश्वर में ताकत है तो सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर में ज्ञान है तो सर्वज्ञ है, ये स्वर्णो। तो ये सारी ईश्वर में क्वालिटी है। सारे लोग बोलो है। तो इसी का अंश किसके भीतर है? मनुष्य के भीतर किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। तो सारे लोग बताओ, जन्म से मनुष्य अच्छा होता है कि बुरा होता है? जन्म से आदमी कैसा होता है? फिर से बोलो, जन्म से आदमी कैसा, अच्छा कि बुरा? क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जन्म से ही मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश किस रूप में विद्यमान है? एक थॉट क्रिश्चियनिटी का आता है जो मानता है कि जन्म से आदमी पापी है। जो एडम और यू ने पाप किया, उस पाप का अंश व्यक्ति में जन्मते ही प्रवाहित हो गया। तो आदमी जन्म से क्या है? एक धारणा यह भी आती है रिलीजन में, जन्म से आदमी क्या है? बोलो। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि मध्यकाल में पोप ने पाप मोचन पत्र बेचना शुरू किया, पढ़े हो ना? और धारणा क्या थी वो? कि आदमी जन्म से क्या है? पाप से मुक्ति चाहिए, क्योंकि सारे लोग जन्म से क्या है? पाप से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की कृपा जरूरी है। किसकी कृपा? ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? किसके अनुसार काम करोगे तो? किसके अनुसार? पोप ने मध्यकाल में क्या करना शुरू किया? उन्होंने स्टाम्प पेपर छपवाया, बोला कि इसको खरीदो, तुम पाप से मुक्त हो गए। कौन सी अवधारणा काम कर रही थी ये बताओ? क्यों लोग खरीद रहे थे पाप मोचन पत्र? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि सभी व्यक्ति जन्म से क्या है? पाप से मुक्ति के लिए किसकी कृपा चाहिए? अरे किसकी कृपा? और ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है धरती पर? तो पोप के अनुसार काम करो। पोप ने कहा ये लो पाप मोचन पत्र, इसको परचेज करो, आप पाप से। तो कॉन्सेप्ट एक वो आ रहा है। बोलो कि सारे लोग जन्म से क्या हैं? बोलने में दिक्कत है। सारे लोग जन्म से क्या हैं? और एक यहां गांधी जी क्या बता रहे हैं? जन्म से सारे लोग, बोलो, जन्म से क्या हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? पापी है क्या? जन्म से सभी व्यक्ति अच्छे हैं, कोई पापी क्यों? यहीं पे ध्यान है, कहीं और चला गया है? चला गया था ना? जन्म से सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? सब में जन्म से कौन सा अंश है? बाद में आदमी पापी अत्याचारी हो जाता है, बाद में इस अंतरात्मा के ऊपर लेयर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कई सारे इस पे लेयर पड़ गए। किसका किसका? अज्ञानता का, बोलो, घमंड का, लोभ का, क्रोध का, द्वेष का, सब लेयर पड़ गया। बोलो, जब लेयर पड़ गया तो अंतरात्मा क्या हो गई? दब गई। सारे लोग बोलो, अंतरात्मा क्या हो गई? अब ये आदमी हो गया पापी। क्या हो गया? हो गया आदमी अत्याचारी। बोलो क्या हो गया? मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, गांधी छोड़ दो। गांधी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जन्म से क्या विद्यमान है? एक बार बोलते जाओ, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जन्म से अंतरात्मा, कॉन्शियंस। अंतरात्मा किसका अंश है? ईश्वर में कैसी क्वालिटी? इसका मतलब है कि ये क्वालिटी जन्म से प्रत्येक मनुष्य में है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? उसमें सच्चाई है, न्याय है, दया है, प्रेम है, सब कुछ है। कब से? जन्मते समय से। मगर बाद में व्यक्ति के ऊपर अहंकार का, लोभ का, क्रोध का आवरण पड़ गया। और आवरण पड़ा तो व्यक्ति क्या हो गया? व्यक्ति क्या हो गया?
तो ये बोलो किससे घृणा करोगे, पाप से कि पापी से? पापी से। पापी से क्यों करोगे? गांधी का स्टेटमेंट आता है कि पाप से घृणा करो, पापी से क्यों पापी से नहीं करें? क्योंकि पापी के भीतर क्या है? ईश्वरीय अंश है। ईश्वरीय अंश है ना, तो किससे घृणा करोगे? गांधी का स्टेटमेंट है पाप से घृणा करो, पापी से क्यों? उसके भीतर ईश्वरीय अंश है। दूसरी बात, गांधी मृत्युदंड को स्वीकार करते हैं कि नहीं? बोलो, पढ़े हो? मानते कि नहीं मानते? गांधी मृत्युदंड को स्वीकार, वो दंड का सुधारात्मक सिद्धांत मानते हैं। कौन सा सिद्धांत? दंड का कौन सा सिद्धांत? हम दंड के माध्यम से, दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति में क्या होना चाहिए? मृत्यु दंड दे देंगे तो व्यक्ति के सुधरने की संभावना सदा के लिए समाप्त। अब व्यक्ति सुधर सकता है। क्यों? क्यों सुधर सकता है? कि व्यक्ति के अंतर्गत क्या है? अंतरात्मा है ना। बोलो, अंतरात्मा तो है ना, विद्यमान है, तो आदमी सुधर सकता है। करना क्या है? इस अंतरात्मा को क्या करोगे? अरे बोलो, क्या करोगे? इस अंतरात्मा को आपको क्या करोगे? जागृत करना है। क्या करोगे? हृदय परिवर्तन करोगे। क्या करोगे? इसको हटा लो। क्या करना है? इसको जागृत करना है। जागृत करने का मतलब संदर्भ क्या? हृदय। और हृदय परिवर्तन कैसे करोगे? सत्याग्रह। गांधी सत्याग्रह करके सामने वाले का कौन सा परिवर्तन करते थे? हृदय परिवर्तन मतलब, हृदय परिवर्तन का मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। दूसरे का हृदय प्रत्यारोपित कर दें, हृदय परिवर्तन का मतलब। अरे बोलो, शब्द कोई बारीकियों को समझो, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे। कितनी किताब पढ़ोगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग गांधीयन फिलॉसफी में है। बोलो, हृदय परिवर्तन का मतलब सोई हुई अंतरात्मा को क्या करना? जागृत करना। बोलो, ये बेसिकली हृदय परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? हृदय परिवर्तन में क्या करेंगे? सोई हुई अंतरात्मा को। तो हृदय परिवर्तन एक तरीके से मनोवृत्ति परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में मनोवृत्ति पढ़ना है। तो गांधी सत्याग्रह करके सामने वाले के अंतरात्मा को क्या करते थे? किसको जागृत? अगर अंतरात्मा जागृत होगा, आदमी बेईमान से इंसान बनेगा कि नहीं? बोलो, पापी और अत्याचारी हो, उसकी हम अंतरात्मा को क्या करेंगे? जागृत करेंगे। कैसे जागृत करोगे? किसके माध्यम से? उसकी जो दबी हुई अंतरात्मा है, जो सुसुप्त हो गई है, मरी नहीं है, क्या हो गई है, उसको क्या करोगे? तो हृदय परिवर्तन क्या है? एक तरीके से मनोवृत्ति परिवर्तन। मनोवृत्ति परिवर्तन का मतलब दबी हुई अंतरात्मा को। इसलिए गांधी मृत्यु दंड का समर्थन क्यों नहीं करते, ये बताओ। आदमी सुधर सकता है। बोलो, मृत्यु दंड दे देंगे तो सुधरने की संभावना सदा के लिए, और आदमी सुधर सकता है क्योंकि आदमी के भीतर जन्म से क्या है? सुधर सकता है कि नहीं? और अगर मृत्यु दंड दे देंगे तो हमारा लक्ष्य है सर्वोदय। क्या लक्ष्य है? सर्वोदय मतलब, और एक को आपने मृत्यु दंड दे दिया तो सर्वोदय कहां हुआ? उसका तो उदय नहीं हो रहा है। तो बोलो, सर्वोदय का मतलब सबका उदय। सर्वोदय मतलब तो इसका भी तो उदय जरूरी है, जो पापी है। बोलो, इसको सुधार देंगे। क्या करेंगे? सुधारने के लिए करेंगे क्या? सत्याग्रह करके क्या करेंगे? तो बोलो, क्या करेंगे? हृदय परिवर्तन कर देंगे। हृदय परिवर्तन बेसिकली मनोवृत्ति परिवर्तन है। क्लियर? मान लो ये पापी है और अत्याचारी है, मान लो। क्या है? ये बहुत लोग, मान लो एक आदमी 10 लोगों पे अत्याचार कर रहा है,
इसका मतलब इसके भीतर, अत्याचारी के भीतर क्या है? बोलो क्या है? और अत्याचारी में क्या है? ताकत भी। और अगर एक अत्याचारी 50 लोगों पे अत्याचार कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बोलो सारे लोग, क्या है? उसके भीतर साहस है, उसके भीतर क्या है? और अब यदि इस व्यक्ति का हमने हृदय क्या किया, तो ये अपनी ताकत और साहस का प्रयोग किस में करेगा? अब ये लोगों के हित में करेगा। अभी तो अत्याचार में कर रहा था ना। इससे सर्वोदय का रास्ता प्रशस्त होगा कि नहीं होगा? होगा। आप उसको खत्म कर दोगे तो सर्वोदय के विपरीत जाओगे। बोलो। और फिर उसके सुधरने की संभावना सदा के लिए। आदमी सुधर सकता है। दंड के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं। डेटरेंट थियरी है, बोलो, रिट्रीब्यूटिव थियरी है, वो सब पढ़ोगे पॉलिटी में, यहां नहीं। दंड संबंधी बहुत सारे सिद्धांत हैं। बोलो। रिफॉर्मेटिव थियरी है। गांधी दंड के संदर्भ में किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? बोलो। कौन से सिद्धांत का? सुधारात्मक सिद्धांत का। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए। बोलो। बोलो, दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम ऐसा दंड देंगे कि व्यक्ति के चरित्र में सुधार आ जाए। बोलो यस और नो। इसलिए मृत्यु दंड नहीं। मान लो ये अत्याचारी है, मान लो आप इसके सामने क्या कर रहे हो? सत्याग्रह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सत्याग्रह में ये बताओ किसको दुख दिया जाता है? दूसरों को कि स्वयं को? इसे बोलो। सत्याग्रही दूसरे को दुख नहीं देता है। किसको दुख देता है? स्वयं को कष्ट में डालता है। सत्याग्रह जो है ना, कमजोर व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। सत्याग्रह कमजोर व्यक्ति, फिर से बोलो, सत्याग्रह कौन कर सकता है? बोलो, सत्याग्रह कौन कर सकता है? गांधी का कथन है सत्याग्रह वीरों का भूषण है। कोई वीर है ना, वही क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? क्योंकि सत्याग्रह क्रम में व्यक्ति किसको कष्ट में डालता है? स्वयं को कष्ट में डालने की ताकत कमजोर लोगों में। कोई बड़ा मजबूत होगा, शारीरिक नहीं, आत्मबल जिसका मजबूत होगा, वह व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है। मान लो सत्याग्रह कर रहा है तो किसको कष्ट में डाल रहा है? स्वयं को कष्ट में डाल रहा है। मान लो ये व्यक्ति अत्याचारी है और इसके सामने कोई व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? सत्याग्रह क्रम में क्या कर रहा है? स्वयं को, इसको कष्ट दे रहा है कि स्वयं को कष्ट दे रहा है? स्वयं को कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, उपवास कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है। ये स्वर्णों कुल मिला के कष्ट किसको दे रहा है? इसको। अब वो स्वयं को कष्ट में देगा, ये बताओ उसकी अंतरात्मा पे असर पड़ेगा कि नहीं? अब वो कष्ट में, मान लो आपके सामने, अब मान लो आप खुद ही अत्याचारी हो और सामने वाला एकदम भूख के मारे परेशान है, आपको कठिनाई नहीं पैदा कर रहा है, आपके विरोध में झंडा नहीं उठाए हुए, क्या कर रहा है? सत्याग्रह। और किसको कष्ट में डाले हुए? तो आपको थोड़ी बहुत दया जागृत होगी, लगे मर जाएगा, इसको थोड़ी मदद कर देते हैं। क्या जागृत होगा? क्या जागृत होगा? प्रेम जागृत होगा कि ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपके भीतर ये वाला जो अंश है ये क्या होने लगा? जागृत। यही तो हृदय परिवर्तन है। बोलो। आप स्वयं को कष्ट में दोगे, दुख में दोगे, तो कष्ट और दुख को झेल कर हम सामने वाले की अंतरात्मा को क्या करते हैं? फिर से बोलो, क्या करते हैं? जागृत कर देते हैं। और जागृत कर देंगे, इसका मतलब हृदय, हृदय परिवर्तन हो गया, इसका मतलब व्यक्ति में सुधार आ गया। बोलो। अब वो अत्याचारी और पापी अब अपनी ताकत और साहस का प्रयोग किसके लिए करेगा? बोलो किसके लिए? इससे क्या साकारित होगा? मान लो ये पूंजीपति है। कौन व्यक्ति है? पूंजीपति है। क्या करोगे पूंजीपति का? विनाश करोगे क्या? कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? हटा दो।
गांधी कहते पूंजीपतियों को हटाओ नहीं। कई लोग आक्षेप लगाते हैं गांधी पे कि पूंजीपतियों के बड़े समर्थक है। गांधी क्या कहते हैं? पूंजीपतियों को समाज में रहना जरूरी है, इनको पता है कैसे उत्पादन किया जाता है। बोलो, इनको उत्पादन की तकनीक का पता है। अगर हम इन्हें हटा देंगे तो आदमी समाज योग्य व्यक्तियों को खो देगा। हमें इनको रखना है। क्या करना है इनका? अरे बोलो, इनका क्या करना है? हृदय, ये अपना धन इकट्ठा किए हैं तो उसको जनहित में लगा। ये सुनो, तो गांधी पूंजीपतियों के विनाश की बात क्लियर? बोलो, अब सारे लोग बताओ कि अगर सारे लोग किसके अनुसार काम करने लगे, अंतरात्मा कौन सा, किसके अनुसार, तो दुनिया में सही काम होगा कि गलत काम होगा? सब जगह की कहीं कहीं बोलने में दिक्कत है। बोल लो, जब सब लोग किसके अनुसार काम करें, अंतरात्मा किसका अंश, तो इसका मतलब धरती पर ईश्वर का शासन हो गया। और ईश्वर का शासन का मतलब धर्मराज्य हो गया। धर्मराज्य का मतलब क्या है? धर्मराज्य का मतलब ईश्वर का शासन थोड़ी है। संदर्भ को ध्यान देना। सवाल पूछा जा चुका है, धर्मराज्य का आशय बताओ। तो जब सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे, किसके अनुसार? अंतरात्मा अंश किसका? तो यह एक प्रकार से धरती पर ईश्वर का शासन हो गया कि नहीं हो गया? और इसके लिए कौन सा शब्द आया? धर्मराज्य या रामराज्य? कौन सा राज्य? तो धर्मराज्य कब होगा? फिर से बोलो, धर्मराज्य कब होगा? जब सभी व्यक्ति किसके अनुसार शासन करें? अपनी, ये बताओ, पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कानून की जरूरत, राज्य की जरूरत? गांधी कहते अंततः सबका क्षय हो जाना चाहिए। सबका क्या हो जाना चाहिए? क्षय। सबको खत्म, कानून खत्म। बोलो, जरूरत क्या? जरूरत है क्या कानून की? बोलो, कानून की जरूरत है कब? फिर से बोलो, कब? जब सारे लोग किसके अनुसार, तो चारों तरफ दया, चारों तरफ प्रेम, न्याय। कितना आदर्शवादी स्थिति की कल्पना गांधी ने कर रखी है, कर रखी है कि नहीं? गांधी आदर्शवादी हैं। विचार तो इतने उन्नत कोटि के हैं, पढ़ोगे तो लगे क्या जानदार थॉट दिया है। धरातल पे लागू करना भारी कठिन काम है किसके विचार को। और इसीलिए इनमें और अंबेडकर जी में टक्कर चल रही है। गांधी और अंबेडकर में क्या चल रहा है? अंबेडकर कहते हैं कि भाई कुछ उपाय बताओ प्रैक्टिकल, धरती पे लागू हो। आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, ये सुनो। तो अंबेडकर चाहते थे रियलिस्टिक सॉल्यूशन, और ये बात कर रहे हैं आइडियलिस्टिक। ये भारी दोनों लोगों के बीच मतभेद का सबसे बड़ा कारण ये है कि गांधी में आदर्शवाद की प्रधानता है। गांधी की बातों के अनुसार चल पाना आसान काम, फिर चलने के लिए गांधी टाइप का आदमी चाहिए। और हम में से गांधी टाइप का आदमी शायद ही कोई हो। कोई है क्या? मना कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है, वो मना कर रहा है। बोलो, अब गांधी खुद भी तो स्थापित नहीं कर पाए रामराज्य, कर पाए क्या? तो जब वो कुछ नहीं कर पाए तो हम और आप लिमिटेशन तो है हैं। अरे बोलो यस और नो। सवाल की स्थितियों को देखो, कितना तरीके से आप उनके थॉट को समझोगे, नहीं तो रटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप थॉट को समझोगे तो लगेगा कितने तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों इतने साल के बाद इतना प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी भी सवाल बनता जा रहा है। उनके विचारों की तो प्रासंगिकता है ही। वो विचार एक तरीके से हमें रास्ता दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? तो बोलो, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? तो हमें पूंजीपतियों का विनाश नहीं करना है, हमें उनका हृदय, उनकी अंतरात्मा को जागृत कर देना है कि वो अपनी संपत्ति का प्रयोग जनहित में करें। और उस समय के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, गोयनका जी थे,
बिरला थे। इन लोगों ने देखोगे देश भर में अलग अलग जगहों पे धर्मशाला बनवाए, कई तालाब खुदवाए। आज भी कई जगहों पे बिरला धर्मशाला, गोयनका धर्मशाला मिलता है कि नहीं मिलता है? कम पैसे में या मुफ्त में रहने की स्थिति रहती है। किसके हित में? जनहित में। तो उनका हृदय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, किसके प्रभाव में आकर? क्योंकि वो गांधी के समर्थक थे लोग, तो गांधी का प्रभाव भी पड़ा उनके भी हृदय पे। जनहित में अपने पैसे को लगाया। बोलो ये स्वर्णो, ये सब गांधी के ही प्रभाव को दर्शाता है। तो गांधी मृत्युदंड का विरोध करते हैं, गांधी राम राज्य या धर्म राज्य की बात करते हैं। तो धर्म राज्य का मतलब किसी विशेष धर्म का राज्य नहीं है। धर्म राज्य की स्थिति तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति किसके अनुसार काम करेगा? अंतरात्मा अंश किसका? तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अंतरात्मा का अनुसार शासन करेगा, कार्य करेगा, इसका मतलब ईश्वरीय अंश के अनुसार शासन करेगा। यह स्वर्णो, और ईश्वरीय अंश के अनुसार शासन हो रहा है, इसका मतलब धर्म राज्य की स्थिति आ गई। तो गांधी अंततः राज्य के क्षय की बात करते हैं। किसके? अराजकतावादी दार्शनिक हैं। कौन? गांधी कानूनों को हटाने की बात करते हैं। अंततः क्या कहते हैं? कानून हट जाने चाहिए। कौन? तो गांधी कानूनों के क्षय की बात, राज्य के क्षय की बात कौन करते हैं? अंततः। ध्यान देना, उसके पहले राज्य रहना चाहिए, मगर कानूनों को जितना कम से कम हो वो होना। राज्य हो तो विकेंद्रित कर देना चाहिए, ग्राम शक्तियों का बंटवारा कर दो, ग्राम पंचायतों तक की स्थिति उतार दो। ये स्वर्णो, केंद्रीकृत राज्य नहीं होना। तो ये गांधी का थॉट है। क्या है? अगर इसे चार्ट से समझोगे तो ज्यादा आसानी से समझ लोगे। समझ में आया? हम सारे लोग जन्म से अच्छे हैं। तो गांधी इसीलिए ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव का विरोध करते हैं। क्यों भेदभाव करोगे? सामने वाले में भी कौन सा अंश है? ईश्वरीय अंश है। गांधी जी निचले तबके के साथ जो अन्याय हो रहा था उसे दूर करने के लिए उन्होंने नाम दे दिया। क्या? ताकि हरिजन हैं, जो शुद्ध अति शुद्ध थे, उनके लिए क्या कहा? शुद्धों के लिए कौन सा शब्द दिया? हरि मतलब विष्णु। हरि विष्णु को कहा जाता है कि विष्णु के जन हैं। लोगों ने हरिजन शब्द को इंफीरियर बना दिया कि हरिजन है। वास्तव में अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखो तो हम सब लोग क्या हैं? कई लोगों को बोलने में दिक्कत हो जाएगी, हम हरिजन है क्या? बोलो, कहेंगे नहीं विष्णु की तो बात मैं मानूंगा, मगर हरिजन हम। तो लोगों की दशा क्या थी? उन्होंने हरिजन को इंफीरियर बना दिया। गांधी कहते हरिजन कहेंगे हम। अंबेडकर साहब कहते उपाय बताओ, इससे कुछ होने वाला। विरोधाभास है दोनों लोगों के बीच। किसके बीच? उन्होंने जीवन में झेल रखा था अन्याय, भेदभाव। किसने? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते थे। प्रैक्टिकल उपाय बताओ जिससे इनका शोषण दूर हो सके, इनके साथ होने वाले भेदभाव को कम किया जा सके। गांधी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। ये स्वर्णो, जिसको धरातल पर उतारना कठिन काम है। दोनों के बीच मतभेद का एक प्रबल मुद्दा यह है। किसके बीच? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच। ये ध्यान रखना, ये आदर्शवादी है, थोड़ा यूटोपियन कॉन्सेप्ट है गांधी का। गांधी कहते हैं कि न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा। आदमी की दशा क्या है? लालायित रहता है बुरा देखने के लिए, कोई बुरा सुनने के लिए, बुरा बोलने के लिए, तीनों हमेशा सक्रिय रहता है। गांधी क्या बोल के जा रहे हैं? हो सकता है गांधी का परम अनुयायी हो, तीनों में इन्वॉल्व हो। बोलो संभव है कि नहीं है? अरे बोलो, संभव है कि नहीं है? गांधी जी कहते हैं कोई उदार बनो, जीवन में सहिष्णु बनो। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल। आज की दुनिया क्या है? अगर आप इतना उदार हो, पहले गाल पे थप्पड़ पड़े और फिर आप हाजिर हो तो दूसरे गाल पे और जोर से थप्पड़ मारेगा। तो दुनिया की दशा है कि नहीं है? तो गांधी के अनुसार, गांधी आदर्श के रूप में बहुत अच्छे हैं। व्यवहार, उनके अनुसार व्यवहार करना एक कठिन काम है, आसान नहीं है।
सबके बस की बात नहीं है कि हम गांधी के अनुसार आचरण कर लें। आसान चीज नहीं है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं आसान, असंभव तो नहीं कहेंगे, मगर आसान भी नहीं है कि हमेशा आप सत्य और अहिंसा के अनुसार आचरण करो। गांधी ने किसका सिद्धांत दिया? सत्य और अहिंसा का मतलब है मन से, वचन से और से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। कई लोग हिंसा नहीं करते हैं मगर मन में खूब गलत गलत विचार रखते हैं, इसका मतलब हिंसा कर रहा है। अगर किसी को आप कटु वचन बोल रहे हो, इसका मतलब आप हिंसा कर रहे हो। किसके अनुसार? तो चलना आसान है क्या गांधी के अनुसार? बोलो। कई लोग किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते हैं मगर मन में खूब गलत गलत विचार पाले हुए हैं। तो बोलो ये स्वर्णो, इसका मतलब हिंसक टाइप का आदमी है वो। तो अहिंसा के अनुसार चलना आसान काम। गांधी का थॉट है, समझ में आ जाना चाहिए। बोलो सवाल कुछ है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नोटिंग करेंगे हम लोग। मानववाद और वो कहा क्यों पूछ रहे हो यहां पे? मानववाद अनिश्वरवादी दर्शन है, ह्यूमनिज्म। मानववाद कैसा दर्शन है? अनिश्वरवादी है। बोलो। वहां मानव को ही केंद्र में रखा जाएगा, अलौकिक सत्ता का निषेध होगा। किसमें? मानववाद में। बोलो। मार्क्स भी मानववादी हैं। बोलो। मानवतावाद में ईश्वर भी रहेंगे और मानव भी रहेंगे। ध्यान देना। जैसे बुद्ध, जैसे अगर हम बोलें गांधी मानवतावादी दार्शनिक है, मानववादी मत लिखना। टैगोर मानवतावादी दार्शनिक है। कई लोग सीधे पहला लाइन लिखते हैं मानववादी, सामने वाला इसी पे रगड़ देगा। समझ में आया? मानववादी मूल रूप से एक अनिश्वरवादी विचारधारा है। कौन सा? जो मानव को केंद्र में रखती है। कहती है विज्ञान की मदद लो और अपनी समस्याओं का समाधान करो आपस में मिलजुल कर, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। कौन? मानववाद। मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है ह्यूमनिटेरियनिज्म। क्या बोलोगे? और यह है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म निरीश्वरवादी है, ध्यान रखना। बोलो। मानवतावाद की अवधारणा ज्यादा व्यापक है। विवेकानंद, अरविंद, टैगोर, गांधी, ये सब लोग मानवतावादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं? मानववादी मत लिखना। क्या लिखोगे? मानवतावादी। उसमें मानव के साथ साथ अन्य जीवों की भी रक्षा की बात की जाती है। ध्यान देना। मानववाद विशुद्ध मानव केंद्रित अवधारणा। अन्य सारे जीव जंतु मीन्स हैं, ध्यान देना, उनको मीन्स के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लियर? अन्य सारी चीजें साधन है, केवल मनुष्य ही साध्य है। ये मानववाद में आएगा। क्लियर? इसको बोलो। गांधी पे कोई और प्रश्न हो तो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, अहिंसा की बात करते हैं। गांधी जी एक और बात बोलते हैं कि अगर अहिंसा में से और कायरता, दो में से किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनोगे? नहीं, इसको हटा लो, इस शब्द को हटा लो। फिर से बोलो। अगर हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो, किसको चुनोगे? हिंसा को चुनेंगे। ये कौन कहते हैं? तो हिंसा की तो बात कर रहे हैं। ध्यान देना, जो गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो वे अहिंसा की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अहिंसा की बात करते हैं और लास्ट में वो करो या मरो, इसमें हिंसा की बात आ रही है। तो ध्यान देना, जब कोई अन्य विकल्प नहीं हो और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो और एक भी विकल्प शेष, तो फिर वैसी स्थिति में हिंसा को भी जायज मानेंगे। प्रयोजनपूर्ण हिंसा, हिंसा का प्रयोजन बहुत अच्छा है। बोलो। बोलो यस और नो। एक बार उनके आश्रम में घटना घटी, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। ध्यान रखना। एक बार बकरी बीमार पड़ गई और ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित थी, बोलो, कि गांधी जी ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ इसे मार दो।
और शिष्य गया मार दिया। बाद में वो टेंशन में आ गया कि ये अहिंसा के महान पुजारी है, इन्होंने बकरी को मुझसे मरवा दिया। बोलो, वो आगे फिर पूछा उसने, ये बताइए कि ये क्यों? तो बकरी एक ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित थी जिसके ठीक होने की संभावना ही नहीं थी। तो बकरी तड़पते हुए मरती, कठिनाई के साथ मरती, उसी के हित में उसको पहले से ही एलिमिनेट कर दिया गया। बोलो, तो जब प्रयोजन बहुत अच्छा हो और आपके पास कोई और विकल्प नहीं हो, हमने असहयोग कर लिया, सभी ने अवज्ञा कर लिया, प्रार्थना पत्र दे लिया, गोलमेज भी कर लिया, वार्तालाप भी कर लिया, तमाम उपाय लगा दिए, अब कुछ बचा था क्या? जब विकल्प सारे समाप्त थे, अगर शुरू में ही करो या मरो लगाते तो फिर आक्षेप होता गांधी पे। हमारा उद्देश्य पवित्र था, स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। बोलो यस और नो? और हमने सारे उपाय आजमा लिए, बातचीत, निवेदन, लाठी भी खा लिए, सब कुछ कर लिया। तो बोलो यस और नो? अब कोई विकल्प था क्या? तो अगर विकल्प कोई है नहीं, आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, बोलो, तो वैसी स्थिति में हम हिंसा को भी जायज। समझ में आया? देखो, इतिहास में विवेचना अलग हो सकती है, मैं तो बता रहा हूं उनके थॉट वाले पार्ट्स को, कि गांधीयन थॉट क्या लेके चल रहा है वो पक्ष है। आज पूरे भारतवर्ष में खूब गांधीयन स्टडीज डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं था, हम लोग के समय नहीं था, अब खुल गया यहां पर भी। आप गांधीयन स्टडीज से नेट कर सकते हो, जेआरएफ कर सकते हो, पहले नहीं था। प्रोफेसर रामजी सिंह ने खूब इसमें काम किया, इस पर्टिकुलर पार्ट्स में खूब कई जगहों पर इंडिया से बाहर गांधीयन स्टडीज डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, जहां गांधी को ही पढ़ाया जाता है। पूरा पूरा डिपार्टमेंट ही गांधीमय है। समझ में आया? और गांधीयन स्टडीज से आप नेट और जीआरएफ दे सकते हो। इतिहास में भी गांधी आते हैं, मगर अलग डिपार्टमेंट, इतनी महत्ता है गांधी की। तो आप अगर गांधीयन स्टडीज से भी संबंधित होगे, तब पर भी आपको कुछ नई चीजें यहाँ मिल जाएंगी, सरलतम शब्दों में मिलेगी। उनके विचारों को हम कैसे समझ लें, क्लियर है? तो ये समझ में आना चाहिए कि ये धर्म राज्य होता क्या है। धर्म राज्य का मतलब किसी विशेष धर्म का राज्य, ये कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है। धर्म राज्य होगा तो चारों तरफ सुख, शांति, दया, प्रेम, न्याय, मतलब अलग ही स्थिति रहेगी। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, कोई किसी से झूठ, सब जगह प्रेम और त्याग और सहयोग का वातावरण बना हुआ है। कोई आदमी स्वार्थी नहीं है। इतना आदर्श स्थिति पैदा हो जाएगी, वो धर्म राज्य होगा। ये स्वर्णों, ये आदर्शवादी स्थिति है कि नहीं है? तो बोलो, है कि नहीं है? ये गांधी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। तो करो या मरो, समझ में आया? बोलो, सारे उपाय आजमाए जा चुके थे, बचा था क्या? बोलो, कुछ बचा था क्या? उसके बावजूद उसके पास विकल्प था, करो या, इसमें मरो में भी मारो शब्द नहीं है, मरो की बात है, डू और डाई। क्लियर है? इसको रूम पे जाके ठीक से पढ़ लोगे। अगर ये फंडा क्लियर है तो जो और भी जो पक्ष बने हैं सवाल, उन सवालों का हम कहीं ना कहीं से करेक्ट करके उत्तर निकाल सकते हैं। ध्यान देना। अच्छा देखो, ये क्या लिखा था? ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी ने मौका देखकर चौका लगाया है प्रथम विश्व युद्ध के समय? आप सोच सकते हो, सोचने पे प्रतिबंध थोड़ा ही है। बोलो, मैं तो तरीका बता रहा हूं, इनके थॉट को कैसे समझोगे। आप इतिहास में पढ़ते हो तो एक अलग तरीके से पढ़ते हो, यहां जो पढ़ रहे हो ये इतिहास में थोड़ी ये चीजें उभर के इतनी बारीकियों के साथ आएगा, कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो हम लोगों ने उनके थॉट को जानने का प्रयास किया है। इतिहास के प्रश्न थोड़े अलग प्रवृत्ति के रहते हैं, यहाँ के प्रश्न अलग प्रवृत्ति के हैं।
पूछ रहा है गांधी जी का स्त्री के प्रति क्या विचार था। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वे लिंग समानता की बात करते हैं, स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय का विरोध करते हैं। क्लियर? कितना सवाल निकाल के लाया है। गांधी साधन की पवित्रता की बात करते हैं, ध्यान देना, मगर अगर आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो, उद्देश्य की प्राप्ति आवश्यक हो और कोई भी पवित्र साधन उपलब्ध नहीं हो, तो फिर तो हम हिंसा को भी एक स्तर पे जायज मान सकते। ध्यान देना, विकल्प की अनुपस्थिति में जो चौरा चोरी हुआ था, अभी कई सारे विकल्प बाकी थे, हमने गलत विकल्प चुन लिया, तुरंत स्थगित कर दिया, ये सुनो। उसके बाद देखो सभी ने अवज्ञा होती है, बातचीत हो रहा है, कई हमने उपाय, अब कोई उपाय शेष नहीं था, सारे उपाय आजमा लिए गए थे, अब एक ही उपाय था, करो या। उन्होंने उपाय लगाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गांधी हिंसक हो गए हैं, हम गांधी पे हिंसक होने का आरोप नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? कोई और प्रश्न है तो पूछ लो। एनीवन? क्लियर? पूछे क्या? कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। और गांधी जी का आदर्शवादी आदमी, आदर्शवादी लोगों का कई बार विरोध होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कोई चाहे जितना अच्छा काम कर ले, कुछ तो पक्ष और विपक्ष उभरेगा ही, सबके कुछ ना कुछ विरोध है, कुछ समर्थन है। बोलो, आप गांधी जी जब वापस 1915 में भारत वापस आते, उस समय का परिदृश्य देखो, आपको लगेगा कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, गांधी आते ही सपोर्ट करते हैं, तो कई लोगों को उससे आक्षेप लगता है कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, लगता है कि उनको प्लांट किया जा रहा है। कई लोग इस टाइप का डाउट करते हैं कि क्रमिक रूप से जो टॉप लीडर है समाप्त हो रहा है, वहां से धीरे धीरे कोई लाठीचार्ज में ज्यादा है, किसी के ऊपर कुछ और घटना हो रही है, ये स्वर्णो। तो जो इंडिया का ऊपर का लीडरशिप है सब जगह खत्म हो रहा है, ये जहां जाते हैं इनको तुरंत सफलता मिल जाती है, अंग्रेज इनकी बात मान लेते हैं। बोलो चंपारण हो रहा है, वहां जाके सफल हो गए, खेड़ा गए वहां सफल हो गए, अहमदाबाद गए वहां सफल हो गए, राष्ट्रीय स्तर पर उभर गए। बोलो, थोड़ा थोड़ा लोकल लेवल पे काम किया इन्होंने। तो कई लोग आक्षेप लगाते हैं गांधी के ऊपर, उनके दिमाग में आ जाता है ऐसी बातें, तो आप रोक थोड़ी सकते हो। हम लोग गांधी का समर्थन करेंगे, क्या करेंगे, आक्षेप नहीं लगाएंगे, उनके आदर्शवादी पक्ष पे जरूर कुछ बोल सकते हैं। बोलो, तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। अंबेडकर साहब ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज्यादा रियलिस्टिक हैं, ध्यान देना, व्यावहारिक हैं, वो व्यावहारिक समाधान चाहते हैं कि ऐसा उपाय बताओ, ये हरिजन बोलने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि हम समाधान कर दें आदर्श के तहत, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हैं जो वास्तव में दिखाई दे जमीन पे। क्लियर है? और ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों लोगों के बीच विवाद का। क्लियर? कोई और प्रश्न है? तो ये जो पढ़ा गया है देखने में तो एक पेज है, रूम पे जाके 1-2 घंटा इसको ठीक से, तो कई सारे सवालों में ये फायदा देगा अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया है तो। ध्यान देना, नहीं तो इतना 1.5 घंटा एक पेज पे बोलना सब बेकार हो जाएगा। पढ़ोगे तो निसंदेह फायदा होगा, गांधी का थॉट समझने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने फोटो बनाया था गांधी का, और आप बना सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में भी। अगर गांधी के मान लो हृदय परिवर्तन पे सवाल आ गया तो लिख सकते हो, अगर मान लो सवाल आ गया धर्म राज्य पे तो फोटो बना सकते हो। लोगों ने बनाया है और नंबर भी पाया है। उन लोगों ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि हमने गांधी में ऐसी चीजों को कर रखा है। ठीक है? बोलो क्लियर है? तो हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो शेष पक्षों को कल गांधी वाले पार्ट्स को नोटिंग केवल करेंगे, ध्यान रखना।